नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। डीजल के दाम में आज फिर से हुआ इजाफा। जानिए अपने शहर में तेल का भाव। तेल कंपनियों ने 4 दिन तक ग्राहकों को राहत देने के बाद आज एक बार फिर से झटका दे दिया है। डीजल के दाम आज फिर से बढ़ा दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल आज 15 पैसे महंगा हो गया है। 5 दिन पहले डीजल के दाम में 12 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद डीजल के दाम पर विराम लग गया था। आज डीजल के दाम में फिर से वृद्धि कर दी गई है। अगर पेट्रोल की बात करें तो इसमें पिछले 24 दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल का दाम आखिरी बार 29 जून को बढ़े थे, लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम तो स्थिर रखा गया है, मगर डीजल आज फिर से महंगा हो गया है। डीजल और पेट्रोल कल के भाव 80.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल कल के भाव में 81.64 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 81.79 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। यानी दिल्ली में डीजल के दाम में 15 पैसे बढ़ गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.19 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल के दाम 79.92 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 82.10 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 76.91 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हर साल किसानों को मिलते हैं 6,000 रुपये। जाने क्या है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। पीएम किसान रजिस्ट्रेशन, इसके लिए किसान का नाम, लिंग, वर्ग, किसान का टाइप, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, जन्म की तारीख, पिता का नाम और ज़मीन से जुड़ा ब्यौरा भरना होता है। अगर आप खेती किसानी का काम करते हैं तो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान स्कीम का नाम सुना ही होगा। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की नकद सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार 3 बार किस्तों में यह सहायता राशि किसानों को देती है। इसका मतलब ये है कि हर किस्त में सरकार इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजती है। कोविड-19 से उभरे संकट काल में सरकार इस साल अप्रैल में किसानों को चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त उपलब्ध करा चुकी है। हालांकि अब भी बहुत से किसान इस योजना का लाभ इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि वे इस स्कीम के तहत पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे में पात्र किसानों को चाहिए कि जल्द से जल्द खुद को इस स्कीम के तहत पंजीकृत करा लें, क्योंकि सरकार किसी भी समय चालू वित्त वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने की घोषणा कर सकती है। PM किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। पात्र किसान गाँव के पटवारी, राजस्व अधिकारी या किसी भी नामित अधिकारी या एजेंसी के जरिए इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या PM किसान की वेबसाइट से खुद भी स्कीम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर वेबसाइट के दाहिने साइड में आपको फॉर्मर कॉर्नर दिखेगा। वहीं अब आपको न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा और न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नए पेज पर आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। साथ ही आपको रूरल फार्मर और अर्बन फार्मर में से उचित विकल्प का चुनाव करना होगा। उचित विकल्प के चुनाव के साथ नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर राज्य, जिला, उपजिला, प्रखंड और गांव के नाम को ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुनना होगा। इसके बाद मांगे गए विवरण को भर कर आप अपना फॉर्म पूरा भर सकते हैं। PM रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसान का नाम, लिंग, वर्ग, किसान का टाइप, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, जन्म की तारीख, पिता का नाम और ज़मीन से जुड़े विवरण भरने होंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के बाद आप समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति भी इसी पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाहते हैं नया पैन कार्ड तो घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन। जानिए आसान तरीका। अगर आप अपने पते में किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं तो इससे पैन कार्ड अप्रभावित रहता है। पैन कार्ड में आपका नाम, जन्मदिन की तारीख और तस्वीर होती है। एक स्थायी खाता संख्या पैन का एक 10 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या है जो लाइफ टाइम वैलिड है। अगर आप अपने पते में किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं तो इसे पैन कार्ड अप्रभावित रहता है।
पैन कार्ड में आपका नाम, जन्मदिन की तारीख और तस्वीर होते हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? पैन कार्ड के लिए आवेदन करना इन दिनों आसान हो गया है, क्योंकि अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति NDSL और UTIITSL वेबसाइटों के माध्यम से भारत में पैन के लिए आवेदन कर सकता है। पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? एक नए पैन के लिए आवेदन करने के लिए NDSL साइट खोलें और आवेदन प्रकार का चयन करें। भारतीय नागरिकों के लिए नया पैन आएगा। अपनी कैटेगरी का चयन करें, इसमें व्यक्तिगत करें। सभी जरूरी डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल पता और अपना मोबाइल नंबर और सबमिट कर दें। कंटिन्यू विद द पैन एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपना डिजिटल KYC जमा करें। अब फॉर्म के अगले हिस्से में अपना पर्सनल डिटेल दर्ज करें। फॉर्म के इस हिस्से में अपना एरिया कोड, AO टाइप और अन्य डिटेल दर्ज करें। अब प्रोसीड पर क्लिक करें। अब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करें। सफल भुगतान के बाद आपको 16 अंकों की पावती पर्ची के साथ पावती फॉर्म मिलेगा। इस पावती फॉर्म का एक प्रिंट ले लें। पावती के रूप में उपलब्ध कराए गए स्थान में 2 हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो चिपका दें। पावती फॉर्म के साथ फॉर्म में उल्लिखित सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड को जोड़ें। इन सभी दस्तावेज वाले लिफाफे को NDSL पते पर पोस्ट करें। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। RBI ने किया सरकारी बैंकों को लेकर बड़ा खुलासा। आपका भी है अकाउंट तो जरूर जानना है ये बड़ी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में तत्कालीन 18 सरकारी बैंकों कुल 1,48,428 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सूचित किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस बैंक को लगा कितने रुपए का चूना। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 तत्कालीन 18 सरकारी बैंकों द्वारा कुल 1,48,428 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सूचित किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस बैंक को लगा कितने रुपए का चूना। किस बैंक में हुई सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी? RTI से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो बीते वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक बना है। इस अवधि के दौरान SBI में 44,612.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सूचित किए गए हैं। यह रकम बीते वित्त वर्ष के दौरान 18 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी की जद में आई कुल धनराशि का करीब 30% है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना है। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए सरकार ने बताए हैं नए नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है। विभिन्न केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों में पदस्थ कर्मचारी अब चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस साल फरवरी में सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए बाकायदा 31 मई तक का समय भी दिया गया था। इस दौरान कई मंत्रालयों विभागों के कर्मचारियों ने आवेदन भेजे, लेकिन कई प्रकार के सवाल सरकार के सामने आए। इनमें अलग अलग प्रकरणों एवं परिस्थितियों का हवाला देते हुए पूछा गया था कि उनके आवेदनों पर विचार होगा या नहीं। अब सरकार ने सभी पर स्पष्टीकरण दिया है। जानिए किस प्रकार के सवाल सामने आए हैं। कर्मचारियों ने सवाल पूछे थे कि जिन लोगों ने 1 फरवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग दी है, लेकिन उनकी भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया इस तिथि से पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन करते हुए नियमानुसार अन्य विभाग में ज्वाइनिंग दी, यानी कर्मचारियों ने अपने पहले विभाग की अनुमति से दूसरी ज्वाइनिंग दी। ऐसे में क्या उनके OPS में शामिल होने के आवेदनों को मान्य किया जाएगा या नहीं? इस पर DOPT यानी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि यदि कर्मचारियों ने शासन के नियमों के अनुसार विभाग बदला है तो ऐसे में उनका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। विभाग इस पर फैसला करेगा कि उनका आवेदन आगे भेजा जाएगा अथवा नहीं, क्योंकि यह देखा जाएगा कि आवेदन करते समय सारे मापदंडों का पूरा किया गया है या नहीं। इन मामलों में पुराने विभाग की पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि के बारे में क्या तय किया जाएगा और संबंधित विभाग की समिति की इस बारे में क्या गाइडलाइन है। ऐसा भी सवाल सामने आया है कि मृत कर्मचारी के परिजन आवेदन करते हैं तो क्या उस पर विचार होगा। इस पर भी विभागीय समिति का फैसला मान्य होगा। इसी प्रकार सहानुभूति या अनुकंपा आधार पर प्राप्त नौकरी पर कर्मचारी आवेदन करता है तो उस आवेदन का क्या होगा। हालांकि विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में आधारभूत मापदंड ही माने जाएंगे, भले ही कर्मचारी ने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग
दी हो, लेकिन उसके सिलेक्शन से संबंधित तमाम कार्यवाही 31 दिसंबर 2003 से अथवा इससे पहले संपूर्ण हो गई हो। इन मामलों पर स्क्रीनिंग अथवा सिलेक्शन कमेटी सिफारिश कर सकती है। पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। विभिन्न केंद्रीय विभागों में मंत्रालयों में पदस्थ कर्मचारी व चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर अब ओल्ड पेंशन अपना सकते हैं। कर्मचारियों ने सवाल पूछे थे कि 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग दी, लेकिन उनकी भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया स्थिति से पहले संपन्न हो चुकी थी। इसी प्रकार सहानुभूति अनुकंपा आधार पर कहा गया है कि वे इस प्रकार के प्रकरणों से अवगत कराएं ताकि उनका निराकरण किया जा सके। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।